Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। हैप्पी तो हो गई, नोटिफिकेशन आउट हो गया है और बढ़िया भी हो गए। उम्मीद यही करूँगी हेल्दी हो गए, फिट एंड फाइन हो गए। और कैसी चल रही है आपकी एल्टी ग्रेड की तैयारी? बढ़िया चल रही है? किसी टॉपिक में, किसी थ्योरी में, एग्जाम्पल में कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश यही रहेगी मेरी कि विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। क्लासेस ऑलरेडी ग्रेट डोर पे चल रही हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं शाम को 6 बजे। ऑलरेडी जो लर्नर्स ऐड है उन्हें पता होगा, नहीं है तो बता देती हूँ। और ये क्लासेस का बहुत सारा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। जूलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, एल्टीग्रेड बायोलॉजी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़नी होगी। और हमारी क्लासेस चल रही हैं जूलॉजी की। पहले सुबह होती थी 11 बजे, बट अब टाइम चेंज हो गया, अब शाम को 6 बजे हो रही हैं। काफ़ी सारे लर्नर्स सोच रहे होंगे आज क्लास की जगह ये कुछ अलग नोटिफिकेशन गया है, तो देखो ज़रूरी था, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज एक स्पेसिफिक क्लास लिया मैंने, एक अलग से थोड़ा सा क्लासेस से हटके, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म का क्या भैया चल रहा है, तो वो सब हमें जानना पड़ेगा। इसलिए आज आपकी थोड़ी सी अलग क्लास है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उससे रिलेटेड, जो ज़रूरी है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगी तो दिक्कत की बात है। और एक और बात फिर से कह रही हूँ, न्यू लर्नर्स को चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ऑलरेडी पहले जब हाफ नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक 15 या 16 जुलाई को, तब भी हमने डिस्कस किया था। स्टिल कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, तो हम डिस्कस तो करेंगे। तो चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या बातचीत हमें करनी है, क्या क्या ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले तो क्लियरली बता दूं, फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होने। कब से हुए हैं आपके? 28 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। कब तक फिलअप होंगे? ये होंगे 28 अगस्त तक 2025। अब आप सोच रहे होंगे 4 सितंबर डेट मेंशन है। जी हाँ, बिल्कुल है, 4 सितंबर 2025। ये क्या है? ये भैया है क्या? करेक्शन डेट है ये। देखो, लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप एंड तक वेट नहीं करिए। साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है तो फॉर्म फिल करने में हो जाएगी दिक्कत। अभी टाइम है, मानती हूँ, 1 मंथ है आपके पास, बट इतना वेट आपको क्यों करना है? टाइम पे चीज़ कर लो। आज भी फॉर्म भरना है, 10 दिन बाद भी भरना है, तो टेंशन वाले काम मत करो। तो यही कहूँगी कि इतना वेट मत करो। मेरा सजेशन अगर लो मानो तो आप लोग 10 अगस्त तक कर लो फिलअप, एंड तक का वेट मत करो। और एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि फॉर्म करने से पहले आपका OTR हो चुका हो, है ना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए, है ना। पहले आपको क्या करना है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है भाई, इसके बिना फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अगर करा चुके हो देन अच्छी बात है, जल्दी से जाके एल्टीग्रेड का फॉर्म फिल कर दो। लेकिन अगर अभी तक आपने OTR नहीं किया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के अप्रॉक्स 72 आवर्स, है ना, अप्रॉक्स 72 आवर्स के बाद ही आप फॉर्म फिल करें, है ना। पहले ही बोल रही हूँ, क्लियरली सुन लो, सबसे ज़रूरी है पहले OTR होना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये अलग है, ये हो जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। 72 आवर्स के बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भरे हो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो और आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। कहाँ पे होगा? आपको पता ही होगा कौन कंडक्ट कराता है। हमारा एल्टीग्रेड UP PSC कंडक्ट कराता है ना। और कौन सी साइट पे आप कर सकते हैं? upsc.up.nic.in पे जाके फॉर्म फिल हो जाएगा, OTR हो जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, 72 आवर्स के बाद फॉर्म फिल करिएगा OTR होने से। क्लियर है? सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए? 28 जुलाई से।
लास्ट डेट 28 अगस्त। OTR बहुत ज़रूरी है, UPPSC कंडक्ट करा रहा है। uppsc.up.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, है ना, वेरीफाई होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर, IDs, फोटोज़, सिग्नेचर, जितने भी डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होना चाहिए। ध्यान से फॉर्म भरना और प्रिंट आउट भी निकाल लेना फॉर्म भरने के बाद। इतनी बात समझ आ गई? अब बताओ, इतनी बात समझ आ गई? कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। देखो, आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, टोटल जो पोस्ट आई हैं आपकी, टोटल पोस्ट आई हैं वो कितनी आई हैं? वो आई हैं 7466। ये है आपकी टोटल पोस्ट, है ना। टोटल पोस्ट है आपकी 7466, जिसमें से अगर मेल कैटेगरी की बात करूं तो टोटल है 4860 पोस्ट फॉर मेल कैटेगरीज, एंड फॉर फीमेल ये है 25 यानी 2525। क्लियर है? तो टोटल पोस्ट कितनी है? 7466। मेल की कितनी है? 4860। फीमेल की है 2525। और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या हम कह सकते हैं जो विकलांग कहते हैं हम जिसे, तो वो हो गई आपकी 81 पोस्ट है। इतनी बात क्लियर है? एनी कन्फ्यूज़न, डाउट? कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में आप पूछ सकते हैं। चलिए जी, इतनी बात हो गई। एज क्या होनी चाहिए? तो देखो, मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, है ना, 21 ईयर। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर्स। क्लियर है या नहीं? 21 साल से 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए आपकी, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई? और कोई कन्फ्यूज़न इतने तक में? वो तो आगे हम बातचीत अभी करेंगे। इतने में कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए। यानी इससे आपका क्या समझ आ रहा है? जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट जैसे कि कितनी, 1 जुलाई 2025 को लागू होगी, है ना। इससे ज़्यादा हुई तो काम नहीं चलेगा, है ना। इतने तक आप 21 to 40 तक की एज में होने चाहिए। जैसे कि अगर 21 है ना, तो यानी आपकी जो जन्म तिथि हुई, जन्म तिथि यानी कितनी, 2 जुलाई 2004 या उससे पहले की होनी चाहिए। बाद वाले होंगे तो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। क्लियर है? और अगर हम बात करें 40 वर्ष की है, जो हमने बताया था मैक्सिमम एज है, यानी जो आपकी जन्म तिथि है वो कितनी होनी चाहिए? 1 जुलाई 1985 या उसके बाद में, पहले नहीं। इतनी बात समझ आई तो बताओ, क्लियर है इतनी बात? चलो जी, अगर हम बात करें रिजर्वेशन सीट्स की, तो ऑफ कोर्स रिजर्वेशन होता है, आप जानते हैं, SC ST OBC EWS PWD सबके लिए है। और इस बार इन्होंने एक एक्स्ट्रा 2% रिजर्वेशन ऐड किया है। रिजर्वेशन किसके लिए? फॉर नेशनल और हम कहेंगे इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन के लिए। लेवल ये न्यूली ऐड किया है स्पोर्ट्समैन के लिए। यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन एक्चुअली लिख देती हूँ, यहाँ पे मैन नहीं, भेदभाव वाली चीज़ें हम नहीं कहेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन। तो इन्होंने ये न्यूली ऐड किया, न्यूली एडिशन कह लो। 2% रिजर्वेशन है किसके लिए? नेशनल इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इतनी बात समझ आ गई? चलो देख लेते हैं कितना कितना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं SC और ST की, यहाँ पे लिख दूं एज रिलैक्सेशन कितना है। एज रिलैक्सेशन, तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं SC और ST की, तो कितना है? 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें मिल रहा है 3 ईयर्स का। एक्स स्पोर्ट्स पर्सन, इसमें कितना मिल रहा है? 5 ईयर्स का, है ना।
यहाँ पे लिख देती हूँ सही से, ईयर्स, ठीक है। और अगर एक्स आर्मी यानी पूर्व सैनिक है, आर्मी पर्सन है, तो कितना मिलेगा, 15 ईयर्स का। और अगर PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी से, विकलांग जो हो गए, PWD, तो इन्हें मिल रहा है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। क्लियर या नहीं? इतनी बात समझ आ गई है? बताइए। चलिए, इतनी बात हो गई। OTR रजिस्ट्रेशन हमको हमें कराना है और अप्रॉक्स 72 आवर्स पहले कराना है, अप्रॉक्स 72 आवर्स बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम फॉर्म, है ना, फिलअप करने से, है ना। 72 आवर्स पहले हमें क्या कराना है, OTR रजिस्ट्रेशन कराना है ना, OTR रजिस्ट्रेशन कराना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हो गया आपका। क्लियर है? केयरफुली फॉर्म भरना है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ID है, सर्टिफिकेट हो गया B.Ed का। अगर रिजर्वेशन सीट्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, बाद का कोई सीनियर नहीं है। फॉर्म फिलअप करते टाइम सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। क्लियर है या नहीं है? OTR अलग है, देन उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, आगे देखते हैं। तो ID प्रूफ्स वगैरह सब वैलिड होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, फीस सही रखिए, ज़्यादा नहीं है। तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल हो गया, है ना, OBC हो गया, और EWS, इनकी फ़ीस कितनी है, 125। क्लियर? SC और ST की कितनी है, तो इनकी फ़ीस है कितनी, रुपीस कितने हैं, 65। देन PWD, उनकी कितनी है, रुपीस 25। तो ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। क्लियर है? और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट निकाल लेना। साइट वही है, uppsc.up.nic.in। क्लियर है या नहीं है? आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, सब कुछ सही होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? अब बात कर लेते हैं भाई, जो आप लोग के लिए जाना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम 2 स्टेज में हो रहा है। जी हाँ, प्री भी होगा और मेंस भी होंगे, यानी 2 एग्ज़ाम्स होंगे आपके। पहले जब जो लोग प्री कर लेंगे क्वालिफाई, देन आगे मेंस में पहुँचेंगे। चलो देख लेते हैं प्री के लिए भैया क्या क्या करना है। प्री जो हो गया हमारा, प्री एग्ज़ाम जो हो गया आपका, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, चलो देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस भाई इसमें आ रहे हैं आपके 150, यानी टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे आपके प्री एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स कह लो, प्रीलिमिनरी कह लो, तो प्री में आ जाएंगे आपके क्या, 150 क्वेश्चन, जिसमें से 30 आएंगे आपके GS से, यानी जनरल स्टडीज से। 120 आएंगे आपके किससे, सब्जेक्ट से, जैसे आप जो भी सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो मैं बायोलॉजी का स्टेम बात करूँगी, तो जैसे बायोलॉजी में आपके बॉटनी और जूलॉजी आ जाती है, तो उससे रिलेटेड आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, डाउट? ये जो एग्ज़ाम होगा आपका प्री वाला, ये है आपका ऑब्जेक्टिव, है ना। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव है, MCQ टाइप, है ना। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव है। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 होगी। क्लियर है? तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑब्जेक्टिव होगा प्री वाला, 150 क्वेश्चन आएंगे, 30 जनरल स्टडीज से आएंगे और 120 आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिस सब्जेक्ट से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एग्जाम का। टोटल कितना आपको टाइम मिलेगा इसमें, तो आपको मिलेंगे 2 घंटे, है ना। 2 आवर्स आपको मिलेंगे इसमें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक गलत पे आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? कोई कन्फ्यूज़न, डाउट है तो बताओ। कोई कन्फ्यूज़न, डाउट?
बढ़ा जाए आगे। जनरल स्टडीज़ में बताऊँ क्या क्या जैसे टॉपिक्स आ सकते हैं आपके, करंट अफेयर्स हो गए, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ। जनरल स्टडीज़ में जैसे कि आपकी इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री हो गई, फ्रीडम मूवमेंट हो गए आपके, और क्या क्या आ सकता है आपका, ज्योग्राफी आ गई, इंडिया के या वर्ल्ड से रिलेटेड सब है ना, इंडिया एंड वर्ल्ड यहाँ लिख देती हूँ। और क्या आ जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, इंडियन पॉलिटी हो गई, और क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या आएगा, जनरल साइंस हो गई, जनरल साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, है ना। और देखिए क्या आएगा, करंट अफेयर्स हो गए, जैसे करंट अफेयर्स हो गए। और करंट अफेयर्स जैसे नेशनल में और इंटरनेशनल दोनों, है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए। भाई बहुत कुछ है, सिलेबस है ना, सिलेबस ऑलरेडी बहुत है, ऊपर से ये जनरल स्टडीज़, इसमें तो भाई कितना पढ़ लो कम है, क्या पता कहाँ से कब क्या आ जाए, है ना। करंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, सोशल डेवलपमेंट हो गया, यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ हो गई, है ना, यूपी स्पेसिफिक जीके हो गई, स्पेसिफिक जीके, जैसे कोई स्कीम्स हैं चल रही हैं, जैसे भारत का या स्वच्छ अभियान, इस तरीके की स्कीम्स हो गई, या कोई कल्चर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो यूपी स्पेसिफिक जीके हो गई। और क्या आ जाएगा आपका, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गई, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, मेंटल एबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से आपके जनरल स्टडीज़ में सारे टॉपिक्स जैसे आ जाते हैं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी किसकी, प्री एग्ज़ाम की, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 आपके जनरल स्टडीज़ से आएंगे और 120 आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन जो भी है, जैसे बायोलॉजी का बॉटनी और जूलॉजी हो गया, तो उससे रिलेटेड आपके आएंगे। 2 घंटे मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव होगा यानी MCQ। क्लियर। चलो, अब अगर बात करें हम मेन एग्ज़ाम की, जो प्री क्वालिफाई कर लेगा वो कहाँ पहुँचेगा फिर, मेन में। मेन एग्ज़ाम में आपकी टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, बट 20 क्वेश्चंस आएंगे। सुनने में लग रहा है 20, लेकिन ये 20 बहुत तगड़े हैं। क्यों है बताती हूँ, क्योंकि इसमें से 10 तो आपके आ जाएंगे शॉर्ट, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 10 आ जाएंगे कैसे आपके लॉन्ग। लेकिन भाई इतना काफ़ी नहीं है, शॉर्ट लॉन्ग भाई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, जो ये मेन है ना, मेन एग्ज़ाम, ये रिटन एग्ज़ाम है, यानी डिस्क्रिप्टिव है, पॉइंट टू पॉइंट बात आपको लिखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव है, ये रिटन एग्ज़ाम है ना, रिटन है, रिटन एग्ज़ाम है भाई, लिखना पड़ेगा आपको सब, ऑब्जेक्टिव वाला इसमें कोई नहीं है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है। अच्छा एक और बात, अब जैसे आपके जो 10 शॉर्ट होंगे वो आपको लिखने हैं 125 वर्ड्स में, पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें, घुमा फिराने वाली कोई बात नहीं है। और 10 जो आपके लॉन्ग आएंगे वो आपको लिखने हैं कितने में, 200 वर्ड्स में, यानी 200 शब्दों में। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, नहीं आई। टाइमिंग कितना मिलेगा, तो 3 आवर्स मिलेंगे आपको, 3 घंटे मिलेंगे आपको इसमें। क्लियर है या नहीं है। ये जो है सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड होगा, है ना, जो ये आपका मेन है, इसमें सिर्फ ये क्या है, सब्जेक्ट बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड ओनली, इसमें जीएस नहीं आएगी, जनरल स्टडीज़ जनरल साइंस नहीं आएगी, सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड है ये। क्लियर है, 3 आवर्स मिलेंगे। और यस नेगेटिव मार्किंग है, फिर से बोल रही हूँ आपको, नेगेटिव मार्किंग होगी,
क्लियर है इतनी बात? 200 वर्ड्स में लिखना है उसे 125 वर्ड्स में लिखना है, इतनी बात समझ आ गई? कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ, एनी कन्फ्यूज़न? इतनी बात समझ आ गई? 3 आवर्स में लेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव है ना? तो यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा? सबसे पहले आपके क्या होंगे? प्रीलिम्स होंगे, प्रीलिम्स ये कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव है, स्क्रीनिंग कह सकते हो, है ना? स्क्रीनिंग टेस्ट। देन क्या होगा? इसके बाद होगा आपका क्या? मेंस। मेंस जो फाइनल मेरिट बनेगी इसी से बनेगी। इसको हम, ये कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। 3 घंटे मिलेंगे आपको, और इसमें कितने मिल रहे हैं आपको? इसमें आपको मिल रहे हैं 2 आवर्स। मेन में कितने मिल रहे हैं आपको? 3 आवर्स। क्वेश्चंस मैं बता ही चुकी हूँ। और उसके बाद क्या होगा आपका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू नहीं है। और फिर आ जाएगी आपकी क्या? फाइनल मेरिट लिस्ट। क्लियर है या नहीं है? इतनी बात समझ आ गई? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? बायोलॉजी, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि भाई कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट जो है, पोस्ट फॉर बायोलॉजी कितनी है? 332 टोटल पोस्ट है आपकी। कितनी? 332। 332 में आपकी मेल के लिए कितनी है टोटल? है ना? मेल के लिए है कितनी? 185। फीमेल के लिए कितनी है? 140। और PWD कितनी है टोटल? 7 पोस्ट। क्लियर है इतनी बात? चलो और देख लेते हैं। अब भाई मेल फीमेल में भी अनरिजर्व्ड, SC ST OBC सब होंगी, तो हमें उससे बारे में बात करनी है। तो चलो देखते हैं। टोटल थी हमारे पास 322, तो मेल में कितनी थी हमारे पास? 185, जिसमें से अनरिजर्व्ड सीट्स कितनी है? 76। EWS के लिए कितनी है? 18 सीट्स। OBC के लिए कितनी है? 50 सीट्स। SC के लिए कितनी है? 38 सीट्स। और ST के लिए है आपकी 3 सीट्स। टोटल 185 सीट्स हैं आपकी मेल के लिए, बायोलॉजी पोजीशन के लिए। असिस्टेंट टीचर का ये है ना, 9th-10th को पढ़ाने के लिए। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो टोटल कितनी है फीमेल में? 140 है। इसमें अनरिजर्व्ड में कितनी है टोटल? 57 है पोस्ट, यानी जनरल के लिए। और EWS के लिए है आपकी 14, OBC के लिए है आपकी 38, SC के लिए टोटल पोस्ट 28 और ST के लिए टोटल पोस्ट है आपकी 3। क्लियर है? एनी कन्फ्यूज़न हो तो बता देना। अब हम बात करें अगर PWD की टोटल पोस्ट कितनी है, तो यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक सेकेंड, PWD तो टोटल कितनी है? 7 है। उसमें अनरिजर्व्ड सीट्स हैं 3, OBC 2 एंड SC की हैं 2। ये आपकी हैं PWD की सीट्स। एनी कन्फ्यूज़न, डाउट, क्वेश्चन तो बता दो। क्लियर है इतनी बात? फिर से बता रही हूँ, अगर आप LT ग्रेड बायोलॉजी के लिए अगर फिल करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी प्लस जूलॉजी, जैसे हम लोग BSc करते हैं, ZBC से करते हैं, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो फाइनल ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने का। तो काफ़ी लोग हैं उस टाइम, देखो नहीं पता होता, कई लोगों ने नहीं सोचा होता हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो कुछ लोग जूलॉजी केमिस्ट्री ले लेते हैं या बॉटनी केमिस्ट्री ले लेते हैं, तो वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप LT ग्रेड बायोलॉजी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए बॉटनी और जूलॉजी का, तभी आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? आपने यानी ग्रेजुएशन किया हो
अगर आप बायोलॉजी से करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका बॉटनी और जूलॉजी से, साथ ही साथ आपने बीएड किया हो। परसुइंग में है मतलब अभी कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। अगर आपका भी रिजल्ट वगैरह आता है या जैसे कर रहे हैं फाइनल ईयर में रिजल्ट आ गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट आ चुका हो तो बीएड कंप्लीट हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो विद बॉटनी एंड जूलॉजी कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, बीएड ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहाँ तक एनी कंफ्यूजन डाउट क्वेश्चन माइंड में आता है तो बता सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पोस्ट में आपको बता चुकी हूँ कितनी है। बीएड ज़रूरी है एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, एंड कॉम्बिनेशन की हम बातचीत कर चुके हैं। बीएड ज़रूरी है आपका, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। क्लासेस ग्रेड डोर पे चल रही हैं आपकी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। और मैं यही कहूँगी, देखो रिटेन की अभी से तैयारी शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक डेट या मंथ देखो अभी तक तो नहीं आया है ना, कोई स्पेसिफिक मंथ तो अभी तक आया नहीं है एग्ज़ाम का कि स्पेसिफिक कोई सितंबर में है या दिसंबर में, ऐसा कोई भी मंथ अभी तक नहीं आया है कि कब होगा एग्ज़ाम। लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और रिटेन की अभी से तैयारी कर लो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। पॉइंट टू पॉइंट बातें हमें लिखनी है, घुमा फिरा के फालतू बातें लिखने का कोई वो नहीं बनता मतलब। इतनी बात आप लोग को अगर समझ आ गई है तो बताओ, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, देखो लास्ट एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, अब 7 साल बाद हो रहा है 2025 में, तो फिर अगला कब होगा ये नहीं पता। यही मौका है, हमें चाहिए जॉब तो तैयारी कर लो, स्किप मत करो। क्लास में कन्फ्यूज़न डाउट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो मुझे बताओ। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्वालिफाइंग मार्क्स की, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो देखिए अगर हम बात करेंगे एससी और एसटी की तो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको 35% और अदर्स जो भी होंगे तो उन्हें चाहिए 40%। क्लियर है इतनी बात। कोई क्वेश्चन माइंड में है तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो, कुछ मुझसे रह गया हो तो भी बता दीजिएगा। क्लासेस ग्रेड डोर पे चल रही है मंडे टू फ्राइडे, और कब होती हैं आपकी क्लासेस, होती है शाम को 6 बजे। कोई कन्फ्यूज़न क्वेश्चन हो, बाकी सिलेबस जो है हमारा सही चल रहा है तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तैयारी मैं यही कहूँगी साथ में लेके चलो, प्री की भी और मेंस की भी। अभी कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं आया लेकिन तैयारी हमारी पक्की होनी चाहिए, और मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं, तैयारी पक्की करनी है। रिटन की तैयारी अभी से करते चलो, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जैसे हम बनाते हैं, बातें घुमा फिरानी नहीं है, डिटेल में और डीपली पढ़ना पड़ेगा। 7 साल बाद पेपर हुआ है, अगला कब होगा पता नहीं, हम उसका वेट नहीं कर सकते। अभी जो है सामने बस उसी को ही हमें उस फ़ायदा उठाना है उस मौके का, और जॉब चाहिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तभी मैं डिटेल में पढ़ा रही थी हर एक एग्जाम्पल को, क्योंकि देख लो लेवल कितना हो गया। प्री मेंस, मेंस में रिटन 200 वर्ड्स में लिखने हैं लॉन्ग वाले, शॉर्ट हैं आपके 125 वर्ड में लिखने हैं। वैकेंसी देख लो, 7 साल में कितने सारे लर्नर्स हैं जो वेट कर रहे होंगे। तो तैयारी हमें बढ़िया करके करनी है, ज़बरदस्त करनी है, और मंडे टू फ्राइडे और क्लासेस वही हैं। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। और बॉटनी की अगर आप चाहते हो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, अगर आपको नीड है तो कोशिश करूँगी स्टार्ट करने की, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जूलॉजी की तो मैं कंप्लीट कराऊंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी से सिलेबस कवर अप करेंगे। बाकी आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए रिटेन की भी, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।